Hello students, my name is Manisha and welcome to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का टॉपिक, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग होता क्या है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं गतिविधि आधारित लागत। तो ये देख लेते हैं क्या है। ये एक लागत पद्धति है जो संगठन में गतिविधियों की पहचान करती है और प्रत्येक गतिविधि की लागत बताती है। आई नो कि आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, तो चलिए बता देती हूँ आपको। ये क्या है कि ये एक लागत मतलब कि कॉस्ट का ही एक मेथड है, कॉस्ट को कैलकुलेट करने का ये। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये आइडेंटिफाई करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, और उस एक्टिविटी पे मतलब कि प्रत्येक एक्टिविटी मतलब कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब के ऊपर अलग से ये बताता है कि उन सब के ऊपर कितनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, ये है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, एबीसी विधि ओवरहेड्स को प्रोडक्ट पर एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चार्ज करती है। ठीक है, अब ओवरहेड आपने जो है अकाउंट में बहुत बार ये सुना होगा, ये क्या होते हैं, ऊपरी व्यय होते हैं ये। ठीक है, तो जो एबीसी मेथड है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, जो ये क्या करता है, ये ओवरहेड्स जो होते हैं, जो ऊपरी व्यय होते हैं, ऊपरी खर्चे होते हैं जो प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये प्रोडक्ट पर उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको चार्ज करता है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट पे सारे ही मतलब कि ओवरहेड जो है ये चार्ज कर देता है, ऐसा नहीं है, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग चार्ज करता है। एबीसी ओवरहेड्स को चार्ज करने की क्या है, एक मॉडर्न टेक्निक है ये। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास ये आता है कपलान एवं कपूर का एबीसी दृष्टिकोण। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट के क्वेश्चन के उससे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला है इसमें। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के कपलान और कपूर, ठीक है, ने उत्पाद लागत की गणना करने के लिए लागत में नई लेखांकन पद्धति विकसित की है। इसमें क्या बोला गया है कि जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के कपलान और कपूर हैं, उन्होंने प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो कॉस्ट है उसमें नई जो लेखांकन पद्धति है, अकाउंटिंग जो नया मेथड है उसको इन्होंने डेवलप किया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या है, वे लागतों को दो प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो कॉस्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट है शॉर्ट टर्म वेरिएबल कॉस्ट और सेकंड है लॉन्ग टर्म वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड पॉइंट में क्या है इसमें कि परंपरागत आधार पर अल्पकालीन परिवर्तनीय लागतों को परिवर्तनशील लागत एवं दीर्घकालीन परिवर्तनीय लागतों को स्थिर लागत कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि जो ट्रेडिशनल बेस पर इसमें बोला गया है कि जो शॉर्ट टर्म जो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, कि जो शॉर्ट टर्म वेरिएबल कॉस्ट है उसको वेरिएबल कॉस्ट और जो लॉन्ग टर्म वेरिएबल उसको फिक्स कॉस्ट जो है इसमें बोला गया है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, लागत चालक या उत्प्रेरक ऐसा क्रियाकलाप है जो लागतों का सृजन करता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो लागत चालक है वो क्या है, एक ऐसा क्रियाकलाप है जो लागतों का सृजन करता है, उनको कलेक्ट करता है, उनको बताता है कि कौन से प्रोडक्ट पर कितनी कॉस्ट आई है। ठीक है, उसके बाद है फीचर्स क्या है एबीसी कॉस्ट, मतलब कि एबीसी की विशेषताएं क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की फीचर्स क्या हैं। तो इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में इसमें बोला गया है एबीसी में कुल लागतों को दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है जो, उसमें हम जो कॉस्ट है हमारी टोटल कॉस्ट है उनको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड पॉइंट में हमें इसमें क्या बोला गया है कि इसमें लागत चालक की पहचान की जाती है, लागत चालक ही लागत का सृजन करता है, जैसे मैंने ऊपर पॉइंट में ऊपर बताया। थर्ड पॉइंट में इसमें क्या है कि एबीसी मेथड में एक्टिविटी के बेस पर ओवरहेड जो है चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे पहले भी मैंने बताया कि जो एबीसी मेथड है उसमें एक्टिविटी के बेस पर प्रोडक्ट पर ओवरहेड चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें आता है एबीसी के मेथड को जब हम अप्लाई करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या स्टेप हमें उसमें फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले
ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन कार्यात्मक क्षेत्र हैं उनकी हमें पहचान करनी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, उसके जो भी उसके मतलब कि कार्य क्षेत्र हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट में इसमें बोला गया है कि प्रत्येक कार्यात्मक क्षेत्रों की अलग अलग गतिविधियों की पहचान करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो पहले पॉइंट में बोला इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, ठीक है, क्या क्या उसमें जो भी उसके मेन कार्य क्षेत्र हैं, ठीक है, मतलब कि जो भी वो मेन काम कर रही है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड में क्या बोला गया है कि जो मतलब कि वो काम कर रही है उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी प्रोडक्शन मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट में कि प्रोडक्शन हो रहा है। सेकंड में क्या इसमें एग्जांपल हम लेंगे कि रॉ मटेरियल की जो है खरीद, मतलब कि रॉ मटेरियल को हम परचेज करेंगे। ठीक है, इसमें इसको इंक्लूड करेंगे हम। थर्ड पॉइंट में इसमें बोला गया है, ठीक है, हमने क्या किया, हमने अलग अलग जो भी एक्टिविटीज थी उनको आइडेंटिफाई कर लिया। फिर हमने क्या किया कि जो हमारी मेन एक्टिविटीज हैं उनको पूरा करने के लिए जो हमारी सहायक एक्टिविटीज हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करेंगे हम इसमें। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मशीन की मरम्मत, बिजली की आपूर्ति। ठीक है, मतलब कि जो मेन एक्टिविटीज हैं हमारी उनको पूरा करने के लिए जो छोटी छोटी हम सहायक जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं हमारी मेन एक्टिविटीज को पूरा करने में, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि जो मेन एक्टिविटीज हैं और जो सहायक एक्टिविटीज हैं उनको अफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो लागत ड्राइवर। ठीक है, मतलब कि पहले हम क्या करेंगे कि जो मेन एक्टिविटीज हैं उनको पूरा करने के लिए कौन कौन सी सहायक हेल्पफुल एक्टिविटीज हैं छोटी मोटी जिनको हम यूज कर रहे हैं मेन एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो सहायक एक्टिविटीज है हमारी, ठीक है, छोटी जो एक्टिविटीज हैं उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उनको हम क्या करेंगे इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। फिफ्थ पॉइंट में इसमें बोला गया है कि डायरेक्ट लेबर, मटेरियल और ओवरहेड्स कॉस्ट से संबंधित डाटा को सही तरीके से कलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है बेसिकली कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया ऊपर कि कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करेंगे। फिर हम क्या देखेंगे कि जो डायरेक्ट लेबर है, मटेरियल है, ओवरहेड है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है वो हमने मतलब कि सही तरीके से लिया है या फिर वो गलत है। ठीक है, वो हम इसमें चेक करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम हर एक्टिविटी की कॉस्ट का हम क्या करेंगे पता लगाएंगे। ठीक है, मतलब कि जितनी भी हमारी मेन एक्टिविटीज हैं, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं उसके अंदर छोटी छोटी एक्टिविटीज भी हैं जो उन सब का जो है अलग से जो है हम उनकी कॉस्ट का पता लगाएंगे। उसके बाद है इसमें ABCF प्रबंध, मतलब कि मैनेजमेंट। ठीक है, गतिविधि आधारित प्रबंध। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट जो है एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है, क्या है, सिस्टमेटिक दृष्टिकोण है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो मैनेजमेंट डिसीजंस का क्या करती है उनको डिस्क्राइब करता है। ठीक है ना, मतलब क्या है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो मैनेजमेंट डिसीजंस को डिस्क्राइब करता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ग्राहकों को संतुष्ट करने और लाभप्रदता में सुधार के लिए गतिविधि आधारित लागत जानकारी का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए और हमारे जो प्रॉफिट्स हैं उनको इंक्रीज करने के लिए इसमें जो हम यूज करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के जरिए जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको हम इसमें यूज करते हैं। आगे इसमें हमारे पास हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के एडवांटेजेस। ठीक है, तो अभी मैंने जितना भी पढ़ाया आई होप कि आपको जो है ये समझ आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं ABC कॉस्टिंग जो है हमारा मेथड है उसके क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, इसके जरिए हमें कॉस्ट को जो है हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं कि हर एक्टिविटी की कॉस्ट का हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी पे कितनी कॉस्ट जो है हमारी आ रही है। सेकंड इसका क्या एडवांटेजेस है, ओवरहेड कॉस्ट को जो है हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
थर्ड इसमें क्या है कि हम अब देखो कि हमें हर एक्टिविटी की कॉस्ट का हमें अलग से पता चल जाएगा, तो उससे क्या है कि हम बेटर जो है उससे डिसीजन हम ले पाएंगे अपने प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद हम जो है कॉस्ट को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, एंड फिफ्थ में क्या है, हम इसमें जो है बजट जो है हम इसमें तैयार कर पाएंगे, अच्छे से तैयार कर पाएंगे एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बनाओ या खरीदो निर्णय, इसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि इसमें हमें कैसे मतलब कि इसमें फायदा होगा कि हमें पता चल जाएगा इसमें कि हमें प्रोडक्ट जो है वो बनाना चाहिए या फिर हमें वो मार्केट से परचेज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो बैंक्स हैं, ठीक है, सर्विस जो भी इंडस्ट्रीज हैं, उनको जो है इससे प्रॉफिट होगा। आगे है इसकी एबीसी मेथड के जो है आगे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब देखो एडवांटेजेस अगर होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी जरूर होते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्या है, इसका डिसएडवांटेज कि ये जो मेथड है वो क्या है, महंगा है और जटिल है। वो कैसे है देखो, अब हर एक्टिविटी की हम अलग से कॉस्ट अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें टाइम तो ज्यादा लगेगा ही। ठीक है, तो और उसके लिए हमें एम्प्लॉयज भी ज्यादा चाहिएंगे, एम्प्लॉयज ज्यादा अगर हम लेंगे तो वो हमें जो है बहुत कॉस्टली मतलब हो जाएगा और उसकी कैलकुलेशन भी जो है बहुत ही लेंथी हो जाएगी, लेंथी मेथड जो है हो जाता है ये। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो छोटी फर्में होती हैं, स्मॉल जो भी फर्म्स होती हैं, उनको इससे लॉस होता है। लॉस कैसे होता है, क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो हर एक्टिविटी की कॉस्ट को जो है उसमें वो जो है उनको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो अगर वो करेंगे भी तो उससे जो है उनको लॉस होगा। ठीक है, ड्राइवरों का चयन करना जो है इसमें कठिन है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, जो हमारा था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो हमने आज कंप्लीट चैप्टर जो है हमने इस वीडियो में किया। आई होप कि आज की वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई नो कि वीडियो जो है बहुत लंबी हो गई है, लेकिन आज का जो ये चैप्टर है ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, एंड तब तक थैंक यू सो मच।